अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे कलअदम करार दे दिया है। यानी इस जमात को दहशतगर्द जमातों में शामिल किया गया है। बताया गया है कि वफाकी हुकूमत के पास वो ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि दहशतगर्दी से कंसर्न्ड एक्टिविटीज़ में ये जमात यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन्वॉल्व रही है। साथ ही इसी नोटिफिकेशन को जो कि वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी भेज दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा कि वफाकी काबीना ने TLP को बैन करने की मंजूरी दी थी और पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को ये रिक्वेस्ट इरसाल की गई थी क्योंकि उन्होंने भी ये कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया जाए। माजी में भी ये जमात बैन हो चुकी है, लेकिन कल की जो काबीना की डिस्कशन थी उसमें ये तमाम उमूर ज़ेर बहस भी आए थे कि उनकी जो वायलेंट एक्टिविटीज़ थी उस पर उन्होंने कहा था कि वो दोबारा ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे और इसी शर्त पर इस बैन को उठाया गया था। लेकिन बहरहाल अब ये फैसला कर लिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर निकाल लिया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके मामला जूं के तू हैं। वो मुलाकात का मामला जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान से करना चाहते हैं, वो अब तक नहीं हो सका है, जिस पर तहरीक इंसाफ आवाज़ उठा रही है। और दूसरी जानिब एक और पेशरफ्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से की गई। 26 नवंबर का जो एहतजाज का केस था उसमें अलीमा खान साहिबा के पहले ही 4 नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो जारी किए थे, लेकिन उसके बाद अब अदालत ने उनका जो शनाख्ती कार्ड है और उनका पासपोर्ट है इसे जब्त करने का हुक्म जारी किया है। इन्हीं तमाम उमूर करने के लिए हमारे साथ हैं वज़ीर मुमलिकत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफ़ा साहब, पहले तो एक इंतहाई बड़ा कदम पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से और फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से उठाया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया है, इस जमात को बैन कर दिया गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया है, यहाँ मामला ख़त्म हो जाता है या जैसे बाज़ एनालिस्ट ये कहते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर अगर वफाकी हुकूमत बैन करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना इंतहाई ज़रूरी होगा, फिर वहाँ से मामलात जो हैं अगर ठोस सबूत पेश करने में कामयाब होते हैं और अदालत को लगता है कि हाँ ये शवाहिद मौजूद हैं तो ही इस जमात को बैन किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस हसास मौजू पे मदऊ किया कि मैं हुकूमत का वर्शन आपके सामने पेश कर सकूं। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आप फरमा रही थी, मैं समझता हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम तंजीम जो है ये दहशत गर्दों से भी बदतर है, बल्कि दहशत गर्दों की भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्योंकि दहशत गर्दों का तो पता होता है कि ये दहशत गर्दी करते हैं, उनका मंशूर सामने होता है, वो एक अपनी उसके ऊपर चल रहे होते हैं जो उनकी तंजीमी पॉलिसी होती है और जो उनका ज़ाहिर है एक निज़ाम है। लेकिन ये जो TLP थी, इन्होंने मजहब का एक लिबादा ओढ़ा और जाहिरी तौर पर ये शो किया कि शायद ये मजहब के ठेकेदार हैं और बहुत सारे सादा लोग जितनी हमारी आवाम है, क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी जो मक्तब फिक्र है वो बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात है, तो जितनी भी बरेलवी मक्तब फिक्र के लोग थे वो इनसे जुड़ गए कि शायद ये हमारे सही नुमाइंदे हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बार बार मजहब का गलत इस्तेमाल किया, बार बार रियासत में चढ़ाई के लिए, अपने जाती मफादात के लिए। अब कोई इसकी तौजीह पेश कर सकता है कि 30,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला मौलवी के घर से 20 से 25 करोड़ रुपए सिर्फ आप जो है वो एग्जैक्ट फिगर, यानी मैं मुझे आपके पास जरा होगा गोल्ड की क्या तादाद थी, यानी फिगर यही है 15, 18, 20, 25 करोड़ जो भी, उसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ियां, उसके अलावा बहरिया टाउन में 4 कनाल का घर। देखें, आपको याद होगा कि पहले भी इसको कलअदम करार दिया गया था, कैबिनेट ने फैसला किया था बानी तहरीक इंसाफ के दौर में, लेकिन फिर उन्हें फैज हमीद ने आकर ये बताया कि ये तो हमने तैयार ही PMLN का वोट काटने के लिए की थी और आप जो है इनसे कोई ना कोई अंडरटेकिंग लेकर इन्हें दोबारा बहाल कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा ये राइट का जो वोट है PMLN का उसको मुतासिर करती है। और आपने फिर देखा कि दोबारा इनसे अंडरटेकिंग्स ली गई और इन्हें बहाल कर दिया गया, लेकिन अब इस मर्तबा इन्होंने उस अंडरटेकिंग की भी वायलेशन की है। तो कैबिनेट ने इसको कलअदम करार दे दिया है, इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है
अब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी लीगल टीम हमें गाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रेफरेंस भेजना पड़ा तो उससे जो है पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट होती है और कैबिनेट से अप्रूवल हो चुकी है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी चीजें मौजूद हैं, इनके घर से भारतीय करेंसी बरामद हुई उसके सबूत मौजूद हैं। अच्छा। और जिस तरीके से इन्होंने पुलिस एहलकारों को सर में गोलियां मारी हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पाकिस्तान के जो सादा लोग हैं, जो इनको अपना जो है मसीहा समझते थे, उनको जो है पुलिस के सामने खड़ा कर दिया, क्रॉस फायरिंग हुई। बिल्कुल, वो तो सबके सामने है, उसके ऊपर तो काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, ये तय है? देखिए, किसी भी सियासी जमात को देखें, अगर ये दो पहले इसके हिस्से हैं, एक तो है किसी रिलीजियस जमात को अगर आपने कलदम करार देना हो तो मुतलका सूबा भेजता है कैबिनेट से अप्रूव कराकर, और फेडरल कैबिनेट उसको जो है कलदम करार दे देती है। ठीक है। अगर किसी सियासी जमात को आपने बैन करना है तो उसका एक जरा तरीकेकार मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं बीइंग लॉयर अगर आपसे बात करूं, कुछ जगहों पर जहां पर आइन खामोश होता है वहां पर एक सुमोटो की पावर भी होती है, हर इदारे के पास होती है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद इसको एवेल्युएट कर ले कि जब ये लोग आए थे अपनी जमात को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो ये क्लीन हैंड के साथ नहीं थे। अब चूंकि इन सबके नाम जो है 4th शेड्यूल में हो चुके हैं, जब जमात के सरबराही अवेलेबल नहीं होंगे तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन खुद से भी इसको बैन कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई कानूनी हिच हुई और सुप्रीम कोर्ट मामला जाना हुआ तो इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस दफा मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और साद रिजवी और अनस रिजवी के हवाले से बताइएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट है तो उसको जो है कलदम करार दिलवाने के बाद उसको फाइनलिटी अख्तियार करवाएंगे। और साद रिजवी और अनस रिजवी के हवाले से अभी तक कोई आपके पास इत्तलात हो कि वो कहाँ है? देखिए, उसके हवाले से मुख्तलिफ इंटेलिजेंस जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट्स थी कि वो मुरीद के से पहले बाइक पे निकले, फिर कहाँ से होते हुए एक रिपोर्ट की आई कि वो आजाद कश्मीर में है। और कुछ रिपोर्ट्स ये थी कि कहीं उन्होंने कोई इनका हब है, 1-2 मदारिस के पास उन्होंने पनाह ली हुई है। तो इस हवाले से कोई कंक्रीट रिपोर्ट नहीं है। अगर कंक्रीट चीज होती तो अब तक गिरफ्तारी हो जाती। अच्छा, ज़ाहिर क्लू लिए हमने, क्लू मौजूद है, तो हम ज़ाहिर कोशिश ये करेंगे कि जिस तरीके से भी इनकी गिरफ्तारी करनी है उसमें ज़ाहिर कोई भी इंसानी जान को जो है वो रिस्क में ना डाला जाए, क्योंकि इन्होंने, मुझे पता है इस बात का ज़ाहिर तौर पर पता है, दोनों भाइयों ने जो इस मुबैना दहशतगर्द जो कलदम तंजीम के जो है इस वक्त जो है ये मुबैना दहशतगर्द हैं, इन दोनों ने ऐसी जगह पर पनाह ली हुई है जो कि ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माजी में भी इन्होंने किया है, अभी रिसेंट भी किया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां आप ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो ज़ाहिर है इसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा ज़ाहिर उन्होंने कहाँ करना है, दहशतगर्द तंजीम के सरबराह कहाँ करते हैं। लेकिन रियासत ने, हम आखिरी वक्त तक ये चाहेंगे कि कोई नुकसान ना हो, या नुकसान अगर हो तो कम से कम हो। अच्छा, तो हुज़ैफा साहब, ये तो मामलात हैं टीएलपी के। अब दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विफाकी जो एजेंसी है FIA, जो विफाक के अंडर है, उसका जो NCCI है यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एहलकार हैं, तकरीबन 7 से 8 बताए जा रहे हैं, उनका लापता हो जाना, गायब हो जाना। और असिस्टेंट डायरेक्टर, जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, वो तो इस्लामाबाद से गायब हुए हैं, उनकी वाइफ वो लापता हो गई हैं। क्या इस पर प्राइम मिनिस्टर को या वजारत दाखिला को किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है? आखिर ये विफाकी एजेंसी का जिक्र है यहाँ पर। देखिए, इसमें वजीर आजम साहब को भी तशवीश है, बतौर मिनिस्टर पार्ट ऑफ द कैबिनेट मुझे भी तशवीश है, और हर पाकिस्तान के शहरी को तशवीश होनी चाहिए। वजारत दाखिला को भी लामाला तशवीश होगी, और मेरे ख्याल से इसका अगर मैं दिफा करूं तो मुनासिब बात नहीं होगी। हुकूमत होती है तो अकाउंटेबल होती है, कुछ अच्छे काम करती है, कहीं पर कोताही भी होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस्लामाबाद पुलिस की नेग्लिजेंस जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले एक जो है वो हाउसिंग फाउंडेशन के डायरेक्टर का मर्डर हो गया, और एक और मेरे ख्याल से ऑफिसर थे, उन्हें गोलियां भी लगी, और अब ये बार बार हम सुनने को देख रहे हैं, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी की कारकर्दगी जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर इस तरह के वाकयात सामने आए तो फिर आप उसका दिफा नहीं कर सकते, दिफा करना मुश्किल हो जाता है। और फिर उस सेफ सिटी का क्या वो जो सेफ सिटी कैमरास हैं उनका क्या फायदा हुज़ैफा रहमान साहब, जब एक विफाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान उठा लिए जाएं, तो ये तो बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है विफाकी हुकूमत के लिए। जी, इसमें कोई शक नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और
वजारत दाखिला ने भी इस पे ज़ाहिर तशवीश का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब की मामला इल्म में है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की है, बल्कि तंबीह की है कि इसको जो है फौरी तौर पे रिजॉल्व करें, इन लोगों की जो है हिफाजत जो है जो बाजियाबी है उसे यकीनी बनाएं। और उसके अलावा भी इस्लामाबाद का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन आपके सामने मैंने रखी है, इससे पहले एक डायरेक्टर को जो है वो गोलियां मारी गई हाउसिंग फाउंडेशन के, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको एक डेडलाइन दे दी है और मुझे उम्मीद है कि उस डेडलाइन में ये लोग बाहिफाजत बाजियाब भी होंगे। और इस हवाले से जो आपको याद होगा, जो डायरेक्टर इस्लामाबाद में बेकरी से निकल रहे थे हाउसिंग फाउंडेशन के, उनको कब्जा माफिया ने, लैंड ग्रैबर्स ने शूट किया, उन तक पुलिस पहुंची भी और वो जो असल शूटर्स थे और जो उसके सरगना थे वो सारे जो है मंतकी जाम तक भी पहुंचे, पुलिस मुकाबले में मारे भी गए। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह के वाकियों से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आपने ये एक्सेप्ट किया है कि ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। लेकिन जहां तक आपने हिदायत की बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने तंबीह भी की है। एक हिदायत आप ही ने बताया था कि उन्होंने कहा है पंजाब हुकूमत से कि सुहेल आफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है उनकी मुलाकात करवा ली जाए। बावजूद उस हिदायत के अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसकी वजह से वो जो मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो अटके हुए हैं। तो इससे क्या हासिल हो रहा है मुलाकात ना करवा कर, ये भी आप लोगों से सवाल किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक तो वजाहत कर दूं, क्योंकि टीवी चैनल हमारे अपने ही हैं, आप एंकर्स भी हमारे अपने दोस्त हैं, कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ भाई हैं, लेकिन बात यह है कि वो सवाल आधा वायरल हो जाता है, सियाको सबाक से हटकर बात हो जाती है। मुझसे उन्होंने सवाल ये किया था, 3-4 चैनल्स ने किया कि सुहेल अफरीदी को वजीर आजम साहब ने मुलाकात के जवाब में कहा मैं पूछ कर बताता हूं। तो मैंने कहा नहीं, ये उन्होंने गलत बात की। सुहेल अफरीदी साहब ने, उन्हें गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने एक वजीर आजम पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री पर तोहमत लगाई। असल बात ये हुई थी कि उन्होंने कहा कि मैंने एक दरखास्त दी हुई है होम डिपार्टमेंट पंजाब को और उस दरखास्त पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका, तो मेरी मुलाकात करा दी जाए और उस दरखास्त का एडमिनिस्ट्रेटिव बता दिया जाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ, इस दरखास्त का स्टेटस का कहा कि उसका मैं पूछ कर बताता हूँ। उन्होंने आधी बात की, तो मुझसे फिर दोबारा उन्होंने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म साहब ने ऐसी कोई हिदायत जारी की है। मैंने कहा जी 18 अमेंडमेंट के बाद मरकज सूबे को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता, ना कोई हुक्म दे सकता है, क्योंकि मरकजी वजारत दाखिला और सूबाई वजारत दाखिला दोनों में ऑटोनमी है, इंडिपेंडेंट है। अलबत्ता वज़ीर आज़म साहब ने आज जरूर किया है कि जो इसका प्रोसेस है उसे तेज किया जाए। अच्छा। और जो सबके लिए मेयार है मुलाकात कराने का, उस मेयार को परखते हुए इस मसले का हल निकाला जाए। सही। और मैंने इस पे तवक्को जाहिर की थी कि जाहिर है हमने भी पंजाब हुकूमत को रिक्वेस्ट की है, वज़ीर आज़म साहब ने अर्ज की है, तो मुलाकात आने वाले चंद दिनों में हो जाएगी। लेकिन बात यह कि जब ये सारी चीजें ठीक हो रही होती हैं, जिस तरीके से 3 वजीर आला जो है वज़ीर आज़म साहब की बुलाई गई मीटिंग में आए थे, केपीके से नुमाइंदगी के तौर पर मुजम्मिल असलम साहब आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और इस तरह की बातों से मामला आगे चलता है। लेकिन अब इन्होंने बयान देना शुरू कर दिए कि जी बानी तहरीक इंसाफ मुलाकात में अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देने का कहेंगे, अगर इस्लामाबाद में चढ़ाई का कहेंगे, तो वजीर आला 1 मिनट लगाए बगैर उस पर अमल करेंगे। तो मुझे आप ये बताएं, ऐसी सूरत हाल में हम एक सूबे को कैसे कह सकते हैं कि जी आप एक सजा याफ्ता मुजरिम की मुलाकात एक वजीर आला से करवा दें और वो वजीर आला जो है चढ़ाई की जो तैयारी कर रहे हैं ताकि अपने लोगों को आगे बता सके कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुझे कहा है कि इस्लामाबाद में हमला कर दूं। तो ऐसी सूरत हाल में चाहे वजीर आजम की पोजीशन हो, चाहे वज़ीर दाखिला की पोजीशन हो, चाहे पंजाब हुकूमत की पोजीशन हो, ये लोग कंप्रोमाइज कर देते हैं और फिर हम मीडिया में की भी बात पे भी पूरा नहीं कर पाते। जाहिर है हमारे लिए मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, इस्लामाबाद की, समझ गए हुज़ैफा साहब, ये बयानात हैं जो आड़े आ रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से। बहुत फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मलिक शफकत अब्बास अवान, तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली।